फ्रेंड्स नमस्ते। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय उसका जो है अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार के विषय में आज हमें अध्ययन करना है। पिछला जो अध्याय पढ़ा हमने उसमें हमने लोकतंत्र पढ़ा। लोकतंत्र के विषय में जाना कि लोकतंत्र जो है उसके कितने प्रकार हैं, उसके विभिन्न जो रूप हैं उनको जाना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को जाना। उसके बाद लोकतंत्र की विशेषताएं हमने पढ़ी, उसके कुछ जो सिद्धांत थे या कुछ जो विचारधाराएं अवधारणाएं थी उसको हमने जाना। उसके बाद उसके गुण और दोष हमने पढ़ लिया था और आवश्यक दिशाएं जो है लोकतंत्र की पढ़ ली थी। लोकतंत्र के बाद हमारा जो अध्याय है अगला छठा जो आता है हमारे केंद्र सरकार। देखिए हमारे यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था है? संघीय शासन व्यवस्था है, जो हमने कहाँ से लिए? कनाडा से लिए। संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिए। संविधान के स्रोत के अंदर हमने पढ़ेंगे उसको कभी। देखिए सरकार जो है भारत के अंदर जो संविधान की 7वीं अनुसूची है उसके अंदर शक्तियों का बंटवारा कर रखा है और हमने जो है सरकार का विकेंद्रीकरण कर रखा है। एक प्रकार से शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने के साथ ही जो है हमारे यहाँ पर 3 स्तर की जो है अलग अलग सरकारें बनती है। पहली जो सरकार है वो केंद्रीय सरकार, दूसरी राज्य सरकार और तीसरी होती है स्थानीय स्वशासन की जो इकाइयाँ। मूल रूप से सरकार 2 प्रकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यहाँ पे भी हम जो है ये जो सरकार जो शासन संचालन करने वाली इकाई है इसको हम 2 वर्गों के अंदर विभाजित करते हैं। पहला तो है हमारी केंद्र सरकार और दूसरा जो है वो क्या है? राज्य सरकार। देखिए राज्य का मतलब होता है प्रांत, क्योंकि संविधान के अंदर हमारे जो हम तो देश जहां शब्द यूज करते हैं, राष्ट्र जिसका जहां यूज करते हैं वहां पे जो है उसके स्थान पर यूज किया जाता है राज्य का। क्या किया जाता है? किसका यूज किया जाता है? राज्य का। जब भी हम कभी कोई कानून पढ़ेंगे, अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें होगा कि राज्य ये करेगा, राज्य ये नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो है राजस्थान राज्य से नहीं, भारत देश जो एक प्रकार से राज्य है उसको जो है हम क्या कर रहे हैं? संबोधित कर रहे हैं। आगे हम देखें तो देखिए केंद्र सरकार जो है ये कहां पर वर्णित है और कहां कहां जो है इसको हमने वर्णित कर रखा है, इसको देखो आप आगे। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है उसके अंदर हमारे कुल अनुच्छेद कितने हैं? 395। ठीक है, इन 395 अनुच्छेदों को हमने कितने भागों में विभाजित कर रखा है? 22 भागों के अंदर विभाजित कर रखा है। हमारा जो केंद्र सरकार है, देखिए हमारे हमने जो है पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग और 5वां भाग, 6, 7, 8 ऐसे करके पूरे 22 भाग है। पहला जो भाग है उसके अंदर हमने जो है संघ और केंद्र, हमारा जो भारत के अंदर जितने राज्य और संघीय जो क्षेत्र हैं उनका वर्णन कर रखा है। किसका? राज्य व संघीय क्षेत्र। अब आपको ध्यान में है कि हमारे वर्तमान में के अंदर 28 राज्य और संघीय क्षेत्र कितने हैं? 8 संघीय क्षेत्र हैं, 28 और 8। ठीक है, दूसरा जो है हमारा भाग उसके अंदर दे रखा है नागरिकता। अच्छा, पहला जो भाग है ये अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक। ठीक है, दूसरा जो भाग है अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। ठीक है, तीसरा जो भाग है इसके अंदर हमारे दे रखी है मूल अधिकार, जो है अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, इसके बाद हमारे दे रखे हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो है 35 से लेके 51 तक। और अनुच्छेद जो भाग 5 है यहाँ अनुच्छेद 51 से लेके और 151 से, आप तो ये मानिए इसको। ठीक है, 51 से लेके केंद्र सरकार का वर्णन किया हुआ है। किसका वर्णन किया हुआ है? केंद्र सरकार का। 51 से लेके और आगे तक जहाँ तक ये चल रहा है वहां तक किसका वर्णन किया हुआ है? केंद्र सरकार का जो है वर्णन किया हुआ है। इसके अंदर सबसे पहले राष्ट्रपति का किया हुआ है, फिर हमारी जो संसद वगैरह है उसका, उसके निर्माण का, उसके गठन का, फिर लोकसभा का, राज्यसभा का, हमारे उपराष्ट्रपति वगैरह का निर्वाचन कैसे होगा, इनकी शक्तियां क्या क्या होगी, कार्य कौन कौन से होंगे, उन सबका जो है वो क्या कर रखा है? उल्लेख कर रखा है। अब हमने एक चीज हम लोग पढ़ी कि अनुच्छेद जो हमारा 5वां है, सॉरी भाग जो 5 है
उसके अंदर अनुच्छेद 51 से लेके 151 तक, ठीक है, 100 अनुच्छेदों के अंदर किसका वर्णन कर रखा है? केंद्र सरकार का। तो हमें केंद्र सरकार का पता लगाना था कि ये कहाँ है, इसके लिए हमने संविधान के अनुच्छेद जो है और इसके जो भाग है उनके बारे में जाना। अब आगे सुनिए, सरकार का अर्थ समझ में आ गया। अब एक बार हम राज्य का मतलब समझ लेते हैं कि राज्य क्या होता है। राज्य का मतलब अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संविधान के अंदर राज्य शब्द जो है वो देश के लिए या राष्ट्र के लिए प्रयोग में किया गया है। तो राज्य जो शब्द है या राज्य जो है उसके निर्माण के लिए जो है कुछ तत्व हैं जो आवश्यक हैं, कुछ तत्व जो है उनकी आवश्यकता होती है कि कौन सा जो क्षेत्र है वो राज्य कहलाने के योग्य है, ठीक है। ऐसे खाली पड़े किसी भूखंड को राज्य या देश की संज्ञा नहीं दे सकते, राष्ट्र की संज्ञा नहीं दे सकते। उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है, तो देखिए किसी भी स्थान को या किसी भी क्षेत्र को देश की या राज्य की या राष्ट्र की संज्ञा प्राप्त करने के लिए उसके लिए 4 जो आधारभूत तत्व हैं उनका होना आवश्यक है। पहला उसके अंदर जो क्षेत्र है वो है निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग जिसे हम क्षेत्रफल कह सकते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है या कोई भी जो देश है उसका क्षेत्रफल जो है हम सबको क्या कर रखे, विभाजित कर। सबसे पहला जो तत्व है वो तो क्या हुआ, क्षेत्रफल या निश्चित भूभाग। दूसरा तत्व है वो क्या है, जनसंख्या। क्या होना आवश्यक है, जनसंख्या। वहां पे जो है उस क्षेत्र के अंदर लोगों का निवास होना भी जरूरी है। तीसरा जो है वो निश्चित भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई। अब इस शासन के संचालन के लिए क्या है, किसका होना जरूरी है, सरकार का होना जरूरी है, ठीक है। राज्य के लिए उसके जो नीति नियम हैं उनको निर्धारण के लिए, उनके क्रियान्वयन के लिए, उनके संचालन के लिए किसका होना आवश्यक है, सरकार का होना आवश्यक है। और जो चौथा तत्व है वो क्या है, संप्रभुता। क्या है, संप्रभुता। हमने जो इससे पहले वाला लोकतंत्र वाला पाठ पढ़ा उसको भी पढ़ा, संप्रभुता किसी भी कार्य को करने की अंतिम शक्ति, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे संप्रभुता है। संप्रभुता किसमें निहित होती है, जनता में निहित होती है, ठीक है। तो संप्रभुता, निश्चित भूभाग भी है, जनसंख्या भी है, सरकार भी है और संप्रभुता भी है। तो इन चारों चीजों के समावेश से किसका निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है। किसका, तो इन चारों चीजों से मिलकर क्या बनता है, राज्य बनता है। इसका मतलब संप्रभुता का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त, ठीक है, अपने आप में सर्वे सर्वा। तो भारत के अंदर सर्वे सर्वा कौन है भाई, जनता जो है वो अपने आप में सर्वे सर्वा है। किसी भी राज्य की अगर हम बात करें तो वहां पे सर्वे सर्वा जो है कोई ना कोई होना चाहिए। अगर वो किसी में निहित होती है या किसी भी माध्यम से हो सकती है तो उस क्षेत्र को हम एक राज्य की संज्ञा दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारी प्राथमिक शब्दावली है जो हमेशा आवश्यक इसमें बार बार हमारे काम में आती है। देखिए पहला जो शब्द है उसको समझिए आप, सरकार का अर्थ एवं परिभाषा। इसमें देखिए राज्य एक भावात्मक अवधारणा है। राज्य, अब हम थोड़ी देर पहले जो राज्य पढ़ रहे थे, राज्य का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं है, ठीक है। राज्य का मतलब आप इसके अंदर अगर कहीं भी वर्णित होगा तो उसे स्टेट से नहीं लेंगे, संघ से संबंधित होगा, एक केंद्र से संबंधित होगा, एक किसी राष्ट्र से संबंधित होगा। इसको समझना आप। राज्य क्या है, भावात्मक अवधारणा है। इसको केवल क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं इसको, ठीक है, भावनाओं के अंदर इसको ले सकते हैं। एक अमूर्त है, इसका कोई मूर्त रूप नहीं है, कोई फिक्स ढांचा नहीं है। और ये क्या है, एक प्रकार की अदृश्य संस्था है जो हमें दिखाई नहीं देती। इस अमूर्त संस्था को, इस अदृश्य संस्था को, इस भावनात्मक संस्था को, इस अवधारणा को मूर्त रूप प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सरकार कहते हैं, ठीक है। सरकार द्वारा ही राज्य की सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं क्रियान्वित किया जाता है। सामूहिक इच्छा को सरकार, देखिए हमने लोकतंत्र पढ़ा, लोकतंत्र में हमने जाना कि जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। अधिकतम लोगों का शासन क्या है, लोकतंत्र है। सभी लोग, जनता के सभी लोग क्या करते हैं, शासन करते हैं इसके अंदर। तो उन लोगों की जो इच्छा है, ठीक है, उनकी सामूहिक इच्छा को निर्धारित, अभिव्यक्त एवं क्रियान्वित करना, उनकी जो सामूहिक इच्छा उसको निर्धारित करना कि लोगों की वास्तविक आवश्यकता क्या है और उस आवश्यकता की अभिव्यक्ति करना, ठीक है, संसद में या पार्लियामेंट में या फिर जो हमारी असेंबली होती है स्टेट्स की, उसके अंदर जो है उसको अभिव्यक्त करना और फिर उसके ऊपर जो कानून निर्माण होते हैं उनका क्रियान्वयन करना। ये सारे कार्य किसके होते हैं, सरकार के होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि सरकार की राज्य रूपी भावनात्मक अवधारणा की अभिव्यक्ति है। ये जो भाव है, इन भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है राज्य का, वो क्या है, सरकार है। आगे बढ़िए, सरकार ये हो गया, सरकार के अभाव में राज्य की कल्पना भी नहीं
की जा सकती। अगर सरकार नहीं है तो उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हमने थोड़े समय पहले पढ़ा कि इसके लिए जो आवश्यक अंग हैं वो आवश्यक अंग 4 हैं। उसके अंदर क्षेत्रफल, जनता, सरकार को अगर एक स्तंभ नहीं होगा तो उस राज्य नामक संस्था को खड़ा नहीं किया जा सकता। आगे बढ़िए। जो राज्य के निश्चित भूभाग से बसने वाले लोगों की सेवा करने हेतु कानूनों का निर्माण करती है, उसका निष्पादन करती है तथा उसका उचित रूप से पालन न करने वालों को दंडित देकर उसे क्या करती है, ये देखिए इसको क्या क्या करती है। निश्चित भूभाग में बसने वाले जो लोग हैं उनके लोगों की सेवा करने हेतु तो कानूनों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कानून का निर्माण करती है। ठीक है, कानून का निर्माण करती है। कानून के निर्माण के बाद जो है उसका संचालन करती है, और अगर उसमें कोई भौता डालता है, उसे कोई जो है किसी प्रकार की जो है उसके अंदर समस्या होती है तो उसको क्या करते हैं, वो निष्पादन करने के लिए एक प्रकार से लोगों को दंडित करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है पहला कार्य क्या हुआ, कानून वगैरह बनाने का, या जो व्यवस्थाएं हैं बसने वाले लोगों के लिए कानून निर्माण संबंधी कार्य, ये किसका हो गया? व्यवस्थापिका का हो गया। उस कानून जो निर्माण हुआ उसे अमल में लाने का काम किसका हो गया? कार्यपालिका का हो गया। और जो लोग उससे विपरीत काम कर रहे हैं, उन नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको दंडित करने का, उन्हें सजा देने का जो काम है वो किसका हो गया? न्यायपालिका का हो गया। अभी आगे हम पढ़ेंगे, थोड़ा आगे चलिए। गार्नर जो है राजनीतिक विज्ञान के विचारक हैं, उन्होंने कहा है सरकार की परिभाषा देते हुए कि सरकार वह अभिकरण या मशीन है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है तथा सामान्य हितों को उन्नत किया जाता है। ऐसा कौन कहता है? गार्नर कहते हैं। सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कई बार इनका क्रम पूछ लिया जाता है तो हमें ध्यान देना है। सरकार के जो अंग हैं उसे व्यवस्थापिका नंबर 1, नंबर 2 पे कार्यपालिका और नंबर 3 पे जो है न्यायपालिका है। सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो है हमारी व्यवस्थापिका, केंद्रीय व्यवस्थापिका की। अभी हम केंद्र सरकार पढ़ रहे हैं तो केंद्रीय व्यवस्थापिका की बात करेंगे, जब राज्य सरकार पढ़ेंगे तो राज्य व्यवस्थापिका पढ़ेंगे। तो सबसे पहले केंद्रीय व्यवस्थापिका को हम देखते हैं। सरकार के 3 अंगों में व्यवस्थापिका जो है वो प्रथम अंग है। पहला अंग जो है वो क्या है? व्यवस्थापिका का है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर, भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर व्यवस्थापिका का जो गठन है वो 2 स्तरों पर हुआ है, संघीय व्यवस्थापिका और राज्य व्यवस्थापिका। संविधान में संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है। भारत के अंदर जो संघीय व्यवस्थापिका उसे संसद, और राज्य जो विधानसभा होती है उसे राज्य जो व्यवस्थापिका होती है उसे हम विधान परिषद के नाम से, विधानमंडल के नाम से जानते हैं, जिसके 2 अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 79 द्वारा व्यवस्था की गई है कि क्या है, भारतीय संघ की एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति तथा 2 सदनों से मिलकर होगा। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संसद के जो है अंग कौन कौन से हैं, तो संसद के जो है अंग 3, कितने अंग हैं संसद के? 3 अंग हैं। पहला अंग, दूसरा और तीसरा। पहला कौन है? राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ठीक है, आगे चलिए। इस प्रकार राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा तीनों का संयुक्त नाम जो है वो क्या है? संसद है। लोकसभा की संसद जो है इसका गठन या इसकी जो संरचना है वो किस प्रकार है? लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, इसमें सदस्य जो जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। देखिए सदस्य संख्या जो है, मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी थी? 500 थी, लेकिन बाद के अंदर इसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो इसको देखिए निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इसमें वृद्धि की गई। अब गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा निश्चित किया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या वो कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। इसमें से अधिकतम जो है 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से, अधिकतम 20 सदस्य जो है संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय वर्ग के 2 सदस्यों का मनोनयन कर सकता है। ऐसा पहले था। ठीक है, हमारी पुस्तक जो है पुरानी प्रिंट की हुई है, इसलिए इसके अंदर संशोधन हुआ नहीं। ऐसा पहले था, लेकिन भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन हुआ है, भारतीय संविधान के अंदर जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 के तहत होता है। किसके तहत होता है? आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। अब देखिए, पहले जो है
अधिकतम जो है 330 सदस्य राज्यों से चुन के आते थे, राज्य निर्वाचन क्षेत्रों से, और 20 सदस्य जो है वो संघीय क्षेत्रों से चुन के आते थे। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा एक राज्य जो है कम हो गया, कौन सा, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर राज्य को जो है हमने उसको परिवर्तन करके उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हमारे, ठीक है। और दमन दीव और दादर नगर हवेली जो दोनों पहले अलग अलग थे, दोनों को क्या कर दिया हमने, एक जगह कर दिया। पहले 2 केंद्र शासित अलग अलग थे, दोनों क्या हो गए, एक जगह हो गए। भारतीय संविधान में जो संशोधन हुआ 104, संविधान के अंदर अब तक 104 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है। और 104वां संविधान संशोधन कब हुआ, इसी वर्ष हुआ है 2020 में। इसके तहत क्या हुआ, जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था वो संघ के अंदर परिवर्तन हो गया। तो वहां पे जो निर्वाचन क्षेत्र थे पहले राज्यों से होके आते थे, अब किससे होके आने लगे, संघीय क्षेत्रों से। तो इनकी संख्या बढ़ गई, इनकी संख्या कितनी हो गई, 20 के स्थान पे हो गई 28, ठीक है। और 530 से इनके स्थान पे कितनी हो गई, 522, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। और जो 2 व्यक्ति आंग्ल भारतीय सदस्य चुनता था राष्ट्रपति, अब इन आंग्ल भारतीय सदस्यों को चुनने का जो विधान था उसे भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब अधिकतम सदस्य संख्या जो है पहले 552 हो सकती थी, ठीक है, जो भारत के अंदर कितनी थी, 545 थी, ठीक है। वर्तमान में हमने जो है 545 सीटों के ऊपर करते थे, 545 के अंदर 2 पे जो है आंग्ल भारतीय चुन के आते थे। तो इस प्रकार कितने हो गए, 543 सीटों के ऊपर जो है वो निर्वाचन होता था। और अभी 543 सीटों के ऊपर जो निर्वाचन होता था उसको जो हमने अलग अलग भागों में विभाजित कर रखा था, और जो है उसका विधान क्या हो गया है, बदल गया है, ठीक है। अब आगे चलिए देख लेना, भारतीय संविधान का संशोधन 104, जिसके माध्यम से 2 आंग्ल भारतीय जो पहले राष्ट्रपति लोकसभा के अंदर जो है मनोनीत करता था, राज्यसभा में भी करता था 12, लेकिन 12 जो वो हैं वो तो विभिन्न क्षेत्रों से, कला से संबंधित जो क्षेत्र हैं, विज्ञान से संबंधित हैं, या फिर सेवा क्षेत्र जो संबंधित है उनको मनोनीत करता है। तो वो क्षेत्र जो 12 हैं वो तो आज भी हैं, लेकिन जो 2 आंग्ल भारतीय लोकसभा के अंदर मनोनीत करता था राष्ट्रपति, उनको भारतीय संविधान के संशोधन 104 2020 के अंदर जो हुआ है उसके तहत इनका विधान जो है वो समाप्त कर दिया है। आपकी पाठ्य पुस्तक जो है पुरानी छपी हुई है, इसलिए इसके अंदर जो है अभी तक संशोधन हुआ नहीं है। आगे चलिए, निर्वाचन किस प्रकार से जो है इन सदस्यों का निर्वाचन होता है उसको देखिए आप। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। हमारे यहाँ पर जो है मताधिकार की प्रणाली कौन सी है, वयस्क मताधिकार की है, ठीक है। वयस्क मताधिकार, जो व्यक्ति मूल संविधान के अनुसार जो 21 वर्ष की जिसने आयु पूर्ण की, उसे जो है वयस्क मताधिकार का जो है अधिकार मिलता था, मत देने का अधिकार मिलता था। लेकिन बाद के अंदर 1989 के अंदर राजीव गांधी की जब सरकार थी तो उन्होंने जो है संशोधन करके और इस आयु को 3 वर्ष घटा के 18 वर्ष कर दी। कितने वर्ष कर दी, 18 वर्ष। 21 वर्ष कब थी, मूल संविधान में। और हमारा मूल संविधान कब लागू हुआ था, यह आप सबको पता ही है, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, ठीक है। और बाद के अंदर इसमें संशोधन हुआ 1989 के अंदर, तब जो है इसकी आयु कितनी कर दी, 3 वर्ष घटा के 18 वर्ष कर दी। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे, ठीक है। आगे चलिए, वयस्क अधिकार के आधार पर होती है। भारत में अब 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को जो है वयस्क माना जाता है, पहले 21 वर्ष वाले को माना जाता था। लोकसभा के सभी जो सदस्य होते हैं वो एकल सदस्य ही रखे जाते हैं, मतलब एक क्षेत्र से एक ही व्यक्ति जो है वो क्या करके आएगा, चुन के आएगा। देखिए कुछ जो क्षेत्र हैं वहां पे तो मतलब कुछ जो देश हैं अलग, जैसे भारत है, भारत में तो जो है निर्वाचन का आधार किसको माना गया है, जनसंख्या को। किसको माना गया है भाई, जनसंख्या को। निश्चित जनसंख्या के ऊपर जो है एक व्यक्ति होगा जो उनका क्या करेगा, प्रतिनिधि करेगा। लेकिन अमेरिका ऐसा है कि वहां पे जो है वो भी एक प्रकार से किसका है, राज्यों से बनकर, जो उसके राज्यों को कैंट कहते हैं, तो कैंटों से मिलकर बना हुआ है। उसमें कैंटों की संख्या जो कितनी है, 50 है। क्या है, 50 है। और हर कैंट से कितने व्यक्ति चुन के आते हैं, 2, मतलब टोटल कितने हो गए वहां पे, 100 सदस्य होते हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में क्या आधार मान रखा है हमने, जनसंख्या का आधार मान रखा है। और जनसंख्या का जो आधार वर्ष है जो वर्तमान में कितना है, 1971 है। 1971 की जनसंख्या के हिसाब से जो है हम किसका निर्धारण करते हैं, हमारे यहाँ पर जो है सीटों का बंटवारा हमने कर रखा है। सब राज्य को अलग अलग जो है वो सीटें बटी हुई है। जैसे राजस्थान से लोकसभा के अंदर कितने सदस्य जाते हैं, 25 जाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है हर राज्य से इतने जाते हो,
ठीक है, हर राज्य से जो है अलग अलग सदस्य चुन के जाते हैं लोकसभा के अंदर। आगे चलिए, और एक क्षेत्र से जैसे हमारे यहाँ की लोकल बात करें तो टोंक जिला जो है उसको और सवाई माधोपुर जिले को, दोनों को मिलाकर एक लोकसभा क्षेत्र बना रखा है। ठीक है, टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र। ठीक है,